नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अपने बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ रहे थे और हमने सूर सिंह राठौड़ तक हम बात कर चुके हैं, जिसने 1818 का समय था। 21 मार्च 1818 में उसने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली और उसने भाटियों को पराजित किया। हमारे हनुमानगढ़ वर्तमान में जो भटनेर का दुर्ग था उसको उसने विजित किया था। जापता सिंह भाटी को उसने पराजित किया और इसी के समय दयालदास जी थे जो प्रसिद्ध माने जाते हैं, उसने बीकानेर राठौड़ की ख्यात जैसे लिखी। और उसके देखिएगा सूरत सिंह के बाद में हम आगे देखते हैं वंशावली में, देखिए 5-4 जैसे लोग हैं। सूरत सिंह के बाद में आता है रतन सिंह। सूरत सिंह के बाद में कौन आता है? रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़ के बाद में आता है सरदार सिंह। कौन आता है? सरदार सिंह या सरदारा सिंह। और सरदारा सिंह के बाद में हम आगे किसको पढ़ेंगे? डूंगर सिंह। आगे किसको पढ़ेंगे? डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह के बाद में हम आगे इसी लिस्ट में पढ़ेंगे गंगा सिंह। और गंगा सिंह के बाद में हम आगे पढ़ेंगे तो उसका नाम आएगा शार्दुल सिंह। उसका क्या नाम आएगा? शार्दुल सिंह। देखो, हम एग्जाम की दृष्टिकोण से पढ़े तो कोई ज्यादा विशेष इन लोगों की बातें नहीं है। हम 1-2 बातों के लिए इनको वंशावली के अंदर रखते हैं और पढ़ते भी हैं, तो वही चीजों को हम आगे रखेंगे। देखिएगा, रतन सिंह राठौड़ से विशेष बात क्या है कि बीकानेर का राजा रतन सिंह राठौड़ किस काम के लिए जाना जाता है, या इतिहास में इसकी पहचान क्या है? साहब, इसकी पहचान है ये समाज सुधारक के लिए जाना जाता है। और इसने जो कन्या वध जैसी जो समाज के अंदर व्यापक जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब है कि बीकानेर में जो कन्या है, कन्या जैसे भ्रूण हत्या इत्यादि कन्या वध पर जिसने रोक लगाई थी, यानी कन्या वध जैसी जो कुरीतियां चल रही थी उन पर जो रोक लगाने का काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो उसमें नाम क्या आएगा साहब? रतन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। और गया के अंदर इसने राजपूत राजाओं की एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, उनकी अध्यक्षता करते हुए इसकी और उसने ध्यान आकर्षित भी किया था। तो ये महत्वपूर्ण कदम था बीकानेर रियासत में किसके द्वारा? रतन सिंह राठौड़ के द्वारा। लेकिन इसी रतन सिंह ने बीकानेर के अंदर एक मंदिर बनवाया था, रतन बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर था? रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो रतन सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। और यह कहां पर इसका निर्माण करवाया गया था साहब? तो बीकानेर में। रतन बिहारी मंदिर रतन सिंह के नाम पे बना हुआ है, तो कोई विशेष बात नहीं हो सकती याद करने वाली, लेकिन ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। इसके बाद में देखिएगा साहब, जो दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके समय में जो टाइम चल रहा था वो चल रहा था 1857 का। कौन सा टाइम चल रहा था साहब? 1857 का टाइम चल रहा था। और यह टाइम चल रहा था क्रांति का। राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत हो रही थी। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो सैनिक कारण की ओर इंगित होता है। लेकिन यहां देखिएगा, सरदारा सिंह ने यहां पर क्या काम किया था इस क्रांति के अंदर, यानी 1857 की क्रांति में इसने किसका सहयोग किया था? इसने अंग्रेजों का सहयोग कर दिया था। किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग करने वाला यहां पर बीकानेर का राजा कौन था क्रांति के समय? उसका नाम था साहब सरदार सिंह। लेकिन इसने कोई सरदार बड़ा काम यहां पर नहीं किया था। तो यहां क्या काम इसने किया था? इसने अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन सहयोग करते करते इतना ये मदमुग्ध हो गया कि ये राजस्थान से बाहर चला गया। इसका मतलब है कि राजस्थान से ये मदद करते करते ये बाहर चला जाता है। यानी जो हिसार, जो हरियाणा, हांसी भी आप कह सकते हो, यानी कुल मिला के हरियाणा क्षेत्र के अंदर, हरियाणा जो पंजाब का क्षेत्र था वहां तक अपनी सेना लेकर जाता है। भले ही पराजित हो गया हो, लेकिन अंग्रेजों ने इसे सम्मानित किया था। और इसे आगे चलकर इसे जो टीबी परगना है, एक टीबी जो क्षेत्र वर्तमान में जो टीबी परगना है उसके इसको 41 गांव भेंट किए गए थे और इससे
सम्मानित किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन संक्षिप्त में सीखना यहां से एक आधी बात को उठाना है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहब सरदार सिंह राठौड़। क्या नाम है? सरदार सिंह राठौड़। लेकिन ये जोधपुर वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति के समय बीकानेर क्या पूरे राजस्थान का ऐसा व्यक्ति या ऐसा शासक जिसने सहयोग करते हुए राजस्थान से बाहर चला जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम सरदारा सिंह राठौड़ माना जाता है। तो ये 2-3 बात आप विशेषकर याद रख सकते हो। लेकिन इसने लास्ट में एक अच्छा काम किया था, इसने भी समाज में जो व्यापक बुराइयां हैं या जो कुरीतियां चल रही है उसको इसने जिसको खत्म करने का या समाप्त करने का प्रयास किया था। जीवित समाधि जिसको आप बोलते हो, उस पर इसने क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। तो इस प्रकार 2-4 इसने बड़े सुधार भी किए थे। रतन सिंह के बाद में इसने कुछ समाज के अंदर सुधार करने का इसने प्रयास किया था। लेकिन आप 1-2 प्रश्न यहां से ध्यान रखेंगे, ये 2-3 बातें हैं इसके जो एग्जाम में थोड़ी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम किसको पढ़ते हैं? डूंगर सिंह को। डूंगर सिंह के बारे में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, कोई ज्यादा विशेष बात अपने को इसके अंदर डूंगर सिंह से नहीं मिलने वाली। लेकिन इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है महाराजा गंगा सिंह राठौड़। याद रखिएगा, डूंगर सिंह के कहते हैं कोई निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। तो उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे उसमें एक नाम आता है महाराजा गंगा सिंह, जो महत्वपूर्ण है भाई, महाराजा गंगा सिंह राठौड़। महाराजा गंगा सिंह जो राठौड़ है, अगर हम इसके समय की बात करेंगे तो इसका समय है साहब 1887 से लेकर 1943 तक। बहुत महत्वपूर्ण एक इसका समय है, एक बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि एक संघर्षशील टाइम रहता है। एक बदलाव का युद्ध चल रहा था, विश्व के अंदर भी एक विश्व युद्ध की जैसी परिस्थिति है। दो जिसने विश्व युद्ध को देखा हो उसके टाइम में विश्व युद्ध का एक पूरा विश्व झोंका हुआ हो, और उसी कड़ी में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो बदलाव आ रहा हो, वो भारत की राजनीति के अंदर। और इधर बीकानेर की अगर हम बात करेंगे तो साहब प्रजामंडलों का दौर चल रहा है, और उसी दौर का सामना करना पड़ेगा महाराजा गंगा सिंह को। लेकिन उसी दौर के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने किस प्रकार से अपनी प्रजा के बीच में रहकर, किस प्रकार अपनी रियासत के बीच में रहकर उसने कार्य किया, और किस प्रकार से उसने जो विश्व युद्ध चल रहा है उनके अंदर उसने अपनी भूमिका जो अदा की थी। और उसके साथ साथ में ही भारतीय जो एक लोकतंत्र और राजतंत्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके बीच में राजतंत्र का समर्थन करते हुए किस प्रकार से महाराजा गंगा सिंह है वो गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाते हैं। और इससे पहले अगर हम 1919 की बात करेंगे और पेरिस जो सम्मेलन है उनकी बात करेंगे, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में पेरिस से जो संधियां होती हैं उनमें पहुंचने वाले ये राजा हमारे महाराजा गंगा सिंह ही हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा जागरूक शासक आप कह सकते हो, जिसके समय एक बदलाव का शासक आप कह सकते हो, आधुनिक बीकानेर का जिसको आप निर्माता कह सकते हो, तो वो शासक महाराजा गंगा सिंह है, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आगे देखिएगा महाराजा गंगा सिंह शासक कब बनते हैं, यानी राज्याभिषेक महाराजा गंगा सिंह का कब होता है, तो उसमें 31 अगस्त को होता है। कब होता है? 31 अगस्त 1887 ईस्वी को होता है। याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह का जो राज्याभिषेक होता है, या ये बीकानेर के शासक बने, कब बने थे? 31 अगस्त 1887 ईस्वी को शासक बने थे। लेकिन इसके बाद की कहानी में हम देखेंगे तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं 1899 ईस्वी, या इसको आप कंप्लीट 1900 ईस्वी भी पढ़ते हो। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस समय में बीकानेर रियासत पर एक अकाल की स्थिति बन जाती है, और इसी समय अगर आप देखोगे, इसी समय जो विक्रमी संवत है वो 1956 है। विक्रमी संवत कौन सा है इस समय? 1956 है। ईस्वी सन के अंदर अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो वो विक्रमी संवत निकल जाता है। तो याद रखिएगा, ईस्वी सन ये था, विक्रमी संवत ये था। क्या हुआ था साहब? एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और उसका नाम पड़ गया इतिहास में। क्या नाम पड़ गया था? उसका नाम पड़ा था छपनिया अकाल। क्या नाम पड़ा था उसका?
छपनिया अकाल की स्थिति होती है तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए अनेक कदम उठाए थे। यानी याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। छपनिया अकाल से 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। देखिए कैसे, एक तो आपसे पूछेगा छपनिया अकाल कब पड़ा, तो उसमें ईस्वी लगा होगा। तो आपका अगर ईस्वी में पूछा है छपनिया अकाल तो हम बताएंगे 1899 या 19वीं शताब्दी आप कह सकते हो। अगर यहां देखिएगा विक्रमी संवत का प्रश्न पूछ लिया जाए तो 1956, विक्रमी संवत कितना हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। इसके बाद में क्रम से अगर हम देखेंगे 1901-2 का टाइम हम देखेंगे, और इसके बाद में हम जो 1910 का टाइम है इनकी हम बात करेंगे। 1901-2 का जो टाइम है, अंग्रेजों का जो चीन का जो विवाद चल रहा था, तो चीन युद्ध के अंदर भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने कहां भाग लिया था? चीन में भाग लिया था। और चीन युद्ध, इसको अपने क्या बोलते हैं? चीन युद्ध बोलते हैं। चीन युद्ध के अंदर भाग लिया था। और आप सब जानते हो महाराजा गंगा सिंह की ऊंट की सेना को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर मिलने वाला है कि सर गंगा रिसाला। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि गंगा रिसाला शब्द पर एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न आता है गंगा रिसाला क्या है? गंगा रिसाला एक महिला का नाम है, एक नृत्य का नाम है, एक संगीत है, या एक कोई पुस्तक है, या ऊंटों की सेना है। बीकानेर रियासत में ऊंटों की सेना, या महाराजा गंगा सिंह की रियासत में ऊंटों की सेना को कहते। इस प्रकार के प्रश्न भी मेरिट से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। और इस युद्ध में जब इसे विजय हो जाते हैं तो इनको मिलता है चीन युद्ध पदक मिलता है। क्या मिलता है? चीन युद्ध पदक है वो इनको दिया जाता है। और इसके बाद में इसकी जो सेना थी, अभी मैंने बात की कि जो ऊंटों की जो सेना है, किसकी सेना है? ऊंटों की जो सेना है, ऊंटों की सेना को क्या कहा जाता है साहब? तो उसमें कहा जाता है गंगा रिसाला। क्या कहा जाता है? गंगा रिसाला है। महाराजा गंगा सिंह के समय में ऊंटों की सेना की एक टुकड़ी का नाम था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा महाराजा गंगा सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने राज्य की जो भाषा है उसको चुना है। वो कौन सी है? वो हिंदी भाषा, यानी हिंदी भाषा का समर्थक माने गए महाराजा गंगा सिंह ने। अपनी राज्य की भाषा को क्या माना है? महाराजा गंगा सिंह ने हिंदी माना है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह ने धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्तित्व माना जाता है और अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया था। और जो जसनाती जो संप्रदाय है उसकी हम बात करें तो, और दूसरे रामदेव जी का जो मंदिर है महाराजा गंगा सिंह ने वहां पर भी कार्य किया था। और गोगामेडी की तरफ से अगर आप देखोगे तो वहां पर भी निर्माण कार्य महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्तित्व माना जाता है महाराजा गंगा सिंह, जिसने अलग अलग टाइम के अंदर ये सब निर्माण कार्य के अंदर अपना जितना योगदान दिया वो दिया। लेकिन इसे क्या कहते हैं? इसे आधुनिक भारत का हम निर्माता भी कह सकते हैं एक तरीके से देखें तो, क्योंकि इसने अगर नहरों का दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो गंग नहर है जो एक बहुत बड़ी उस समय की एक नहर परियोजना की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक किसी राजा विशेष के द्वारा एक नहर का जब निर्माण करवाया जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उस समय। और इसके गंग नहर से गंगा के साथ में तुलना करते हुए हम जो गंगा को लाने वाला कौन था? भागीरथ था। तो हम राजस्थान और भारत के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको भागीरथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम भागीरथ के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन हम बात यहां कर रहे थे साहब कि 1910 को हम पढ़ेंगे। आधुनिक न्यायिक जो प्रणाली है, आधुनिक जो न्यायिक व्यवस्था है, आधुनिक की मैं शब्द यूज कर रहा हूं, वो विकसित करने वाली हमारी बीकानेर रियासत के राजा महाराजा गंगा सिंह जी के समय में ये सब बातें होती हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि महाराजा गंगा सिंह के समय में आधुनिक जो न्यायिक जो प्रणाली है, आधुनिक जो न्यायिक प्रणाली है बीकानेर रियासत के अंदर अलग से कार्य करना शुरू कर देती है। और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है साहब, जिसने राज्य के भाषा में हिंदी को समर्थन देते हुए न्यायिक प्रणाली को उसने अलग कर दिया। लेकिन अब समय 4 साल बाद को थोड़ा हम आगे करके देखेंगे तो महाराजा गंगा सिंह के समय में जो एक युद्ध की स्थिति बनती है पूरे विश्व के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रथम विश्व युद्ध।
अब देखिएगा जो प्रथम जो विश्व युद्ध है, प्रथम जो विश्व युद्ध है, आप सब जानते हो कि 1900 लगभग 14 से लेकर 18 के समय का तक था और इसके समाप्त होने के बाद में एक संधि होती है, पेरिस की संधि। कौन सी संधि होती है साहब? पेरिस की संधि होती है। तो पेरिस की संधि में भी उपस्थित होते हैं, लेकिन इस युद्ध के अंदर इनकी भूमिका रहती है। इसका मतलब महाराजा गंगा सिंह ने जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके अंदर भी अपनी भूमिका निभाई थी और उसके बाद में पेरिस की संधि जिसको हम कहते हैं उसके अंदर भी ये उपस्थित हुए थे। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा समय, अगर हम समय देखेंगे इसमें 1921 का समय, 1921 का समय है और उसमें एक राजाओं की जो एक यूनियन बनती है और उसको हम बोलते हैं नरेंद्र। नरेंद्र का मतलब यहाँ राजाओं से है और नरेंद्र मंडल, कौन सा मंडल है? नरेंद्र मंडल के चांसलर बनते हैं, ये अध्यक्ष बनते हैं और 5 साल तक रहते हैं। 1921 से लेकर 1925 का समय है वो नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता के रूप में व्यतीत करते हैं और जब नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बनते हैं तो इसका मतलब है महाराजा गंगा सिंह का जो व्यक्तित्व था वो कितना उच्च था, ये अपने को समझने में देर नहीं लगती है। 1921 से लेकर 25 तक नरेंद्र मंडल के क्या रहे थे? ये अध्यक्ष रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा समय को आगे देखते हैं तो इसके बाद में 1927 का समय है, याद रखिएगा, जो गंग नहर से जुड़ा हुआ समय आता है, यानी गंग नहर का जो निर्माण है उसमें महाराजा गंगा सिंह की ही तो भूमिका होती है। जो राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है और उसको हरा भरा करने के लिए महाराजा गंगा सिंह ने जो गंग नहर का निर्माण करवाया। इसका मतलब है आगे चलकर जो गंग नहर है वो उसका जो निर्माण है, उसको निर्माण में जिसकी भूमिका रहती है उसका नाम क्या है? महाराजा गंगा सिंह जी। लेकिन देखिएगा जिस क्षेत्र में ये गंग नहर निकलती है उसी क्षेत्र को पहले श्री गंगा नगर नहीं कहते थे हम, उसको राम नगर कहा जाता था। इसका मतलब ये राम नगर था। जो आज गंगा नगर है ये पहले राम नगर हुआ करता था। लेकिन जो महाराजा गंगा सिंह जो गंग नहर लेकर आए थे तो फिर इसी शहर का नाम या इसी कस्बे का नाम उस टाइम में महाराजा गंगा सिंह के नाम पर पड़ा। तो इसीलिए आज हम गंगा नगर के आगे जो श्री शब्द लगाते हैं वो महाराजा गंगा सिंह जी के लगाते हैं, श्री गंगा। इसका मतलब श्री महाराजा गंगा सिंह जी यानी श्री गंगा। तो इसको आप याद रखिएगा। आज वर्तमान में जो रामनगर है यानी जो पहले हमारा रामनगर था वो आज क्या हो गया है? श्री गंगानगर हो गया है। इसका मतलब है श्री गंगानगर नगर है ये भी किसकी देन मानी जाती है? महाराजा गंगा सिंह जी की देन मानी जाती है। एक अलग बात है कि गंग नहर है जो आबियाना जैसा कर है उसके लिए चर्चित रहा था, एक आंदोलन का विषय भी बना था, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन ये श्रेय किसको जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथ की जो संज्ञा मिली है वो जो गंगा नदी लाने के लिए जो भागीरथ है उसके साथ में महाराजा गंगा सिंह की क्या होती है? तुलना होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। निर्माण कार्य हो, युद्ध अभियान हो, अपनी रियासत के अंदर सुधार व्यवस्था हो, तमाम प्रयास किए, लेकिन एक बहुत बदलाव का समय था। एक राजतंत्र को भी बचाने के लिए ये गोलमेज जो सम्मेलन है उनके अंदर ये भाग ले रहे थे। मतलब अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि महाराजा गंगा सिंह जैसे जो समकालीन जो लोग थे उसका टाइम इतना आसान नहीं था कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। देश राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा रहा था। इस समय अंग्रेज जा रहे थे, अंग्रेजों की संधियां अब ठंडी पड़नी शुरू हो गई थी और अंग्रेज जाएंगे, इसका मतलब राजतंत्र जाएगा। अंग्रेज जाएंगे तो राजाओं का राज भी अंग्रेजों के साथ में जाएगा, ये निश्चित हो गया था। क्योंकि जो राजा लोग थे वो अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए थे और राजा लोगों ने गलती ये की थी, अंग्रेजों का समर्थन किया। जनता के अंदर सामान्य जन विद्रोह देखने को मिलता है। अब हर लोग इनके जो ये लोग हैं इनके जो दबाव थे या इनके अधिकारों का जो हनन करते थे इनसे बाहर निकलना चाहते हैं। राजतंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया। 1857 की क्रांति से भी बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला था। लोगों में के अंदर एक नई जागृति उत्पन्न हुई थी, एक एकता की भावना जागृत हुई थी। वो आगे चलकर हम देश की आजादी के लिए एक आधार का काम कर रही थी। तो यही स्थिति यहां पर भी लागू हो रही थी। तो अब आगे हम देखते हैं साहब 27 के बाद में, अब हम 27 के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ चीज यहां पर नोट करेंगे कि भाई अब समय चल रहा था वो
1930, 31 और 32। देखो बहुत बड़ा मतलब है। अब यहां पर अगर हम समय की बात करेंगे तो 1930 और 1931 और 1932। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 समय लिखा गया, 3 सन लिखा गया है, इनका क्या मतलब है साहब। ये तीनों के 3 प्रसिद्ध है। गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन क्या है? गोल मेज सम्मेलन, समझे इस बात को। गोल मेज सम्मेलन एक गोल मेज है, उसी टेबल पर भारत के तमाम राजनीतिक जो पार्टियां थी, तमाम जो राजा थे, उनको इनविटेशन अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि आपकी इस भारतीय समस्या का हल कैसे निकाला जाए। आप सब लोग एक ही मंच पर बैठकर हम आगे तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। और इससे पहले अगर मैं बताऊं कि अगर आप 1927 और 28 की बात करते हो तो क्रिप्स मिशन जैसी जो बातें होती हैं वो भी आपको देखने को मिल जाती है। सॉरी साइमन कमीशन। तो आपने साइमन कमीशन जैसे जो भारत के अंदर जो सर जॉन साइमन थे, उनके नेतृत्व में 7 जो लोग यहाँ आए थे, उनका जोरदार विरोध किया गया था, कोई भारतीय नहीं था। और भारतीय जो स्वशासन जैसी जो बातें थी उनके प्रति वो एक फीडबैक लेने के लिए आए। तो वो तमाम बातें इस प्रकार न जाने कितने प्रयास किए गए थे, स्वराज्य की मांग की गई थी। लेकिन आखिरकार अगर हम बड़े स्तर के हम बात करेंगे, अगर हम बड़े से मोटे से स्तर की बात करेंगे तो यहां पर एक चीज सामने आएगी कि गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर होता है, लंदन के अंदर होता है और तमाम लोगों को इनवाइट किया जाता है। लेकिन यहां राजतंत्र का समर्थन करने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी उपस्थित हुए थे। यही बात अपने को सीखना है कि यहां से जो राजतंत्र है, राजा किसका समर्थन करेंगे? राजतंत्र का। इसका मतलब है जो राजा है वो किसका समर्थन करेंगे? राजतंत्र से संबंधित ही वो बातें बोलने वाले हैं। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी वर्ग के जो लोग हैं, समाज सुधारक जैसे लोग हैं, वो किसका समर्थन करेंगे? वो लोकतंत्र का समर्थन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। 2 विचारधाराओं की यहां पर कुछ बातें होने वाली थी। लेकिन यहां से राजस्थान की तरफ से अगर हम देखें, बीकानेर रियासत की तरफ से हम देखें तो यहां से गए थे महाराजा गंगा सिंह। यहां से कौन गए थे? बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह जी उपस्थित होते हैं। लेकिन पीछे से बीकानेर के अंदर बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका निकलती है और इसमें महाराजा गंगा सिंह के जो कुछ कमियां रहेगी रियासत के अंदर उनको उजागर किया गया है। और ये समाचार यहां तक पहुंच जाता है और इस बात की बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह दुखी हो जाते हैं, अपनी रियासत में आते हैं और यहां से बहुत सारे जो लोग हैं उनको सजा दी जाती है। वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रजामंडल से संबंधित कुछ बातें उनको हम लाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये गोलमेज सम्मेलन थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाला बीकानेर का राजा जिसका नाम था महाराजा गंगा सिंह। लेकिन याद रखिएगा इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी जी भी उपस्थित हुए थे। इसका मतलब है जो महात्मा गांधी जी थे वो कौन से? महात्मा गांधी जी का मतलब कांग्रेस, कि कांग्रेस जो शामिल हुई थी वो कौन से अधिवेशन में शामिल हुई थी साहब? 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हुई थी। और ये आगे पुनः फैक्ट सब चीजें हैं वो अलग हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको सामान्य सा एक ही बात को ध्यान में रखना है कि इस समय हमारे बीकानेर के राजा कौन थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? महाराजा गंगा सिंह। अब हम आगे की कहानी में चलते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह जी के पिता का नाम क्या था? महाराजा गंगा सिंह जी के पिता का नाम था लाल सिंह। क्या नाम था? लाल सिंह जी थे। और लाल सिंह जी के याद में महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था लालगढ़ पैलेस। आज जो लालगढ़ पैलेस बीकानेर में बना हुआ है वो किसकी देन माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह जी की देन मानी जाती है। और आगे चलकर अगर 1943 का जो टाइम आता है महाराजा गंगा सिंह जी का, और उसी के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी की क्या हो जाती है? बंबई के अंदर मृत्यु होती है। बंबई के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी की 1943 में मृत्यु हो गई। और उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण के समय जो राजा है उसका नाम क्या है? शार्दुल सिंह। इसमें 2-3 बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शार्दुल सिंह जी, इसके बाद में कौन आ जाते हैं? शार्दुल सिंह जी। लेकिन शार्दुल सिंह जी के समय में बीकानेर रियासत है वो पंचनापा के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। कहते हैं शार्दुल सिंह जी के 5 लड़के थे। रियासत का विभाजन देखने को मिलता है और बीकानेर रियासत को उसको क्या बोलते हैं? पंचनापा के नाम से भी जाना गया। खैर छोड़िएगा।
इसके समय में क्या होता है साहब, एकीकरण की शुरुआत, यानी एकीकरण हो जाता है। बीकानेर रियासत का एकीकरण आप सब जानते हो कौन से चरण में होता है, 4 चरण के अंदर होता है। कौन सा चरण में होता है? 4 चरण है। और 4 चरण आप सब जानते हो कितने मार्च को होता है? 30 मार्च 1949 को भ्रत राजस्थान के अंदर शार्दुल सिंह जैसे जो लोग थे उन्होंने विलय कर दिया। और भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो हमारी रियासत मानी जाती है, जिसने 7 अगस्त को शार्दुल सिंह के नेतृत्व में उसने क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर साइन कर दिए थे। और इसी के समय में पंजाब का एक इंजीनियर था जिसका नाम आता है कंवर सेन। क्या नाम आता है साहब? कंवर सेन। इसी कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना, जो प्रोजेक्ट है, वो इसी के समय में डिजाइन हुआ है, तैयार हुआ है, काम हुआ है। तो वो भी आप याद रख सकते हो। और राजस्थान के एकीकरण के समय हमारे राजा कौन थे? शार्दुल सिंह जी राठौड़ थे। और ये हमारे बीकानेर के क्या माने जाते हैं? अंतिम शासक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई? अंतिम शासक माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के एकीकरण के समय हमारा राजा कौन था? शार्दुल सिंह जी राठौड़ थे। कौन से चरण में? 30 मार्च 1949 को भ्रत राजस्थान में बीकानेर रियासत का विलय हो जाता है। और पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रोजेक्ट है उस पर उसने क्या किया था? काम किया था। ये किसके समय के मान जाते हैं? इसी के समय में। लेकिन आज हमारा एक शार्दुल जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहां पर है? बीकानेर में ही है। कहां पर है वो? बीकानेर के अंदर शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है, वो बीकानेर के अंदर है। और ये हमारा था बीकानेर का इतिहास। हमने बीकानेर का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने उसी तरीके से चीजों को पढ़ने का प्रयास किया है। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डाल सकते हो। आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं किसी नए एक टॉपिक के साथ में। तो जिन बच्चों ने ये अंतिम क्लास आज पहली बार जुड़े हैं वो सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। सभी क्लासें हमारे विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। और वहां से आप और नंबर वाइज यानी क्रमबद्धता रूप से आपको मिलेगी। आप आराम से पढ़कर अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हो। और इसके बाद में हम कोई अगला नया टॉपिक उठाते हैं, चलते हैं उसी पे। तब तक के लिए नमस्कार।